अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम नावल रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसका नाम है इट्स ओके, जो मंशा मोहसन अली का लिखा हुआ है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने नावल की जानिब। इट्स ओके। जिंदगी गुजारने का तरीका, सलीका और ढब हर बार आपको किताबों के ढेर से नहीं मिलता, वाकई नहीं मिलता। ये आपको बुजुर्गों की बातों से भी नहीं मिलता। कभी कभार ये तरीका, ये ढब आपको बच्चे सिखाते हैं कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं और आपको इसे दुरुस्त करना होगा। जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी। और बात जब जिंदगी जीने की हो तो आपको सोचना पड़ता है, ठटकना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने में और ज़िंदगी जीने में बड़ा फ़र्क होता है। दरिया और समुंदर जैसा, चट्टान और पहाड़ के जैसा। बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए मैंने नजरें खुले हुए दरवाजे की तरफ जमा दी थी। मुझे हमेशा की तरह यकीन था कि वो आएंगे, सब आएंगे। मेरी आंखें टपटपा गईं। मैंने रुख मोड़कर दाईं तरफ लगी दीवार पर घड़ी को देखा था और बार बार देखा था। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था कि वो ना आए। मैं टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींच रही थी जब चौखट पर दो पट्टी वाली चप्पलों में मुकैयद दो दुइयां पाँव नजर आ रहे थे। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ था। आज वो आई थी। वो हल्के हल्के कदम उठाती बिल्कुल मेरे पास आन खड़ी हुई थी। मैं अगर चाहती तो इसके पोनी टेल में बंधे बाल हाथ बढ़ाकर खोल सकती थी। वो मेरे पास बेड पर न बैठी थी, बस खड़ी रही थी। घनी पलकें, मोटी मोटी आंखें, ऊंची मगरूर नाक, जवाब फूलने और पचकने लगी थी। वो मेरी बेटी थी, आलिया बिनते फारिया फारूक। हम में सदियां हाइल थीं और ये क्यों थी? इसका जवाब समुंदर में सिक्के छालने जैसा था, कभी ना मिलने वाला, गुमशुदा। मैंने टिश्यू से आंखें रगड़ डाली। उल्टा असर हुआ था। जब आपको ऊपर वाले ने इंसान ही बनाया है तो आप फरिश्ता क्यों बनना चाहती हैं? मोटी आंखों में गुस्सा उछल रहा था। मैं इसे पास बिठाकर सब समझाना आसान कर देना चाहती थी, मगर मैं गलत थी। वो बिल्कुल अपने बाप पर गई थी, वैसे ही दो टोक, समझदार और खूबसूरत। आप मुझे कुछ मत समझाएं, मैं सब समझती हूँ। तुम अभी बच्ची हो बेटा। मैं इस बफरी हुई गजाल को सुकून देना चाहती थी। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। वो कुर्सी करीब घसीट कर बैठ गई थी। पानी का गिलास इसके हाथ में था, जिसे वो वक्फे वक्फे से पी रही थी, जैसे खुद पर काबू पाना चाहती हो। उसे बहुत छोटी बातों पर गुस्सा आता था और बेतहाशा आता था, और आज की बात भी बहुत बड़ी थी। काश मुझे इन सब के रद्द अमल का जरा सा भी अंदाजा होता तो कभी भी इन सब के सामने वो बात ना रखती। बस इतना सा मेरा जुर्म था और शायद नाकाबिले माफी भी था। मैंने आलिया का चेहरा हाथों के प्याले में ले लिया। इसकी मोटी आंखें शायद रोई रोई सी थी। आलू बेटा, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। 4 साल तक जो मैं ना कर पाई वो 5-6 साल भी करने की हिम्मत नहीं पाती। तुम्हारी कसम खाई हूँ, तुम्हें अपनी माँ का यकीन करना होगा। प्रोफेसर राशिद 4 साल से मेरे रास्तों में आ रहा है और मैं इतने ही अरसे से उसे नज़रअंदाज करती आ रही हूँ, क्योंकि बेटा मैंने तुम्हारे पापा से मोहब्बत नहीं की थी, मैंने इश्क किया था। मेरे दिल में कोई चोर, कोई खोट नहीं है। प्रोफेसर राशिद ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने उन्हें इनकार ही किया। आज मैंने इस बात का जिक्र किया तो सब मुझ पर चढ़ दौड़े। मैं फारूक से बेवफाई की मरतकब नहीं हो रही। शायद मुझे इस बात का जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। मैं तुम सबसे शर्मिंदा हूँ बेटा, बहुत गिल्ट हो रहा है। मैं आंसू छुपाती खिड़की में जा खड़ी हुई। शाम अभी वारत होने को थी। जनवरी ने दरख्तों के पत्ते गिरा दिए थे। मौसम हनक था और वक्फे वक्फे से बारिश और ठंडी हवाएं चलती थीं। शाम धुंध के साथ आई थी। रोशनियां धुंध में मदगम हो गईं और हर तरफ सफेद अंधेरा फैल गया था, जैसे मेरे अंदर कहीं फैला था। जाने इसका रंग कैसा था, कुछ खबर नहीं। मुझे बहुत दूर से आलिया की आवाज आई थी और जिसने मुझे फरीस होने पर मजबूर कर दिया था। जब कोई जिंदा इंसान मरे हुए इंसान की यादों में जिंदा रहना शुरू करता है ना, तो इसे भी मौत जैसी बसानत आने लगती है। मुझे आपसे कारफूर की महक आ रही है मम्मी।
खड़े खड़े दूसरे को पत्थर करने का फन दोनों बाप बेटी को आता था, और यही बात मैं भूल गई थी। भूली तो मैं ये भी थी कि वो मेरी बेटी थी। इन सब की तरह कैसे हो सकती थी जो बाहर बैठे थे, और वो जो बाहर बैठे थे जैसे किसी जंगल में थे, अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। हर किसी को अपना ही ख्याल था, अव्वल रोज की तरह। और दूसरी जानब वो थी जो अपने सवाहर किसी का ख्याल रखता था। ताई ने दवाई ली या नहीं ली? मोना की इस सेमेस्टर की फीस देनी है, असद के कोचिंग सेंटर से मालूमात लेनी है। जुनैद किसी बड़ी कंपनी में तो नहीं उठ बैठ रहा। सारी फिक्र इसी को तो थी। उसने फारूक की हादसाती तौर पर गुजर जाने के बाद सब जिम्मेदारियां अपने सर ले ली थी। वो खुद को भूल बैठी थी। जनाह का फार्मूला वो रटे हुए थी, काम काम और सिर्फ काम। वो एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर थी। हर पहली को तनख्वाह सफिया ताई की हथेली पर रखती थी, और वो हमेशा हक समझकर वसूल भी करती थी, और वो खुद को इस मामले में हक बजानब भी समझती थी। आखिर वो इनकी बेटी की बेवा थी। लाउंज में पिन ड्रॉप साइलेंस था, मुकम्मल सुकूत तारी था, और उसको हमेशा की तरह मोना ने तोड़ा था। इसे खामोशियों को तोड़ने में बड़ा मजा आता था। प्रोफेसर का प्रपोजल तो फारिया बाबी ने मना कर दिया, मगर आगे कभी फिर ऐसा सिलसिला शुरू हो गया तो क्या होगा? मेरी तो पढ़ाई बाकी है, और फिर हालदा हाला का शादी पे इसरार, घर का खर्चा, सब कुछ तो बाबी की तनख्वाह से चल रहा है। हमें इनसे सख्ती से सारे मामले की बास-बुस करनी होगी। मोना को भूल कर भी याद ना आ रहा था कि वो इसके बारे में ये सब कह रही है, जो 4 सालों से अपना दिन रात का आराम बुलाए इन सब के आराम के लिए ख्वार हो रही थी। कभी तेवरी ना चढ़ाई, उफ तक ना की इनकी, कभी कभार की तलकोई पर भी। हाँ, कभी कभार की तलकोई पर भी वो सॉरी कहकर हंस देती थी। वो इन्हें अपना समझती थी, और वो अपने इसे मशीन समझते थे, जो काम करती रही तो अच्छी, वरना बेकार, टक्के जैसी। घर का सारा निज़ाम इसी की वजह से तो चल रहा था। असर और जुनैद तो पढ़ाई कर लें तो बड़ी बात है, और फारिया तो अभी कम उम्र है, किसी की भी बातों में आ सकती है, और औरत के दिल के फिरने में कौन सा पता चलता है। जो 4 सालों तक इनके मरे हुए बेटे को यादों के सहारे जिंदगी की गाड़ी घसीट रही थी, अब इसका दिल फिर सकता था। वाह, खूब कही। और मेरी भी सुन लो अम्मा, अब ये नहीं होती मुझसे पढ़ाई, मुझे कोई कारोबार करके दो बस। जुनैद बगैर किसी लाख लिपट के अपना मुतालबा दूसरों के मुंह पर दे मारता था। वो भी सब की तरह भूल गया था कि फारिया हमेशा जब वो ग्रुप स्टडी को जाता था इसके लिए जाग रही होती थी, और ये वो रात का वक्त होता था जब बाकी घर वाले हराटे ले रहे होते थे। फारिया खाना गर्म करती और चाय भी बना देती थी। सबका ख्याल रखने के साथ साथ वो आलिया को भूल गई थी। जिंदगी कभी कभी बहुत मसरूफ और थका देने वाली हो जाती है ना। थकन अलग, वो भी थकने लगती, मगर जिंदगी की दौड़ में कभी पीछे ना रही थी। वो इस दौड़ में पीछे छूटने वाली वाहिद इसकी अपनी चीज आलिया थी, इसकी बेटी, जो कहने को तो दादी के साए तले परवरिश पा रही थी, मगर वो छोटी उम्र से ही माँ की मसरूफियत से समझौता करना सीख चुकी थी। शायद सुकून का दूसरा नाम समझौता होता है, बल्कि होता ही होगा। सफिया ने तंग आकर सर उठाया था। अरे परेशान मत हो तुम लोग, मैं बात करूंगी फारिया से, दिमाग साफ कर दूंगी। अरे बे, मेरा बेटा खुदा को प्यारा हो गया तो क्या हुआ? अरे हम तो जिंदा है ना। अरे छोटी सी थी जब तुम्हारे चचा चाची अल्लाह को प्यारे हो गए, हमारे यहाँ ही पलती रही, बड़ी हुई तो फारूक से ब्याह दिया, वो तो अल्लाह को जो मंजूर था। और लाउंज में बैठा हर शख्स जानता था कि वो कितना झूठा बयान था जो सफिया ने धड़ल्ले से दिया था। वो ऐसी ही थी। फारिया की परवरिश माँ बाप की वफात के बाद दादी ने की थी, और फारिया के फारूक के साथ ब्याह पर भी सफिया ताई ने हो ववेला मचाया था, मगर फिर कहीं जाकर दबाव में हामी भरी थी। और फारिया की जुर्रत नहीं किसी और तरफ देखने की, अपने कद बराबर की तो इसकी बेटी हो चुकी है, हो ना हो। वो इस्ताहनिया अंदाज में बोली थी। जंगल की बोलियां यकदम रुकी थी। दरवाजा थामी वो मुश्किल खड़ी थी, और पहली बार मोना खामोशी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। वहाँ फारिया नहीं खड़ी थी, 4 साल खड़े थे। वो खामोशी से रो रही थी, और आलिया इसके आंसू पोंछ रही थी। शतरंज उलट गई थी। मैंने गर्दन मोड़कर आलिया को देखा था, जो उठकर मेरे पास चली आई थी। अपनी उम्र से बड़ी बातें तुमने कहाँ से सीख ली? मुझे अपनी बेटी की बुजुर्गी से खौफ आ रहा था। उसने मेरे हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठा दिया था, और अपना छोड़ा हुआ आधा पानी का गिलास मुझे पकड़ा दिया था। वो साथ साथ मेरे आंसू पोंछ रही थी। मम्मा,
आप किस मिट्टी से बनी है, मैं कभी भी नहीं समझ सकी आपको। कुर्बानी देने की जरूरत दो जगह पड़ती है, एक वहाँ जहाँ आपकी कुर्बानी की जरूरत हो और दूसरा वहाँ जहाँ आपकी कुर्बानी को कुर्बानी तो समझा जाए और जहाँ आप अपने आप को हमदम कर रही हैं, वहाँ ये दोनों बातें सरे से ही नहीं। आज तक आपने अपने लिए किया ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। जिंदगी थोड़ी है, किसी और कम मत करें कि सांस लेना भी दुश्वार हो। सबको हंसता मुस्कुराता देखकर आपके होठों पर आने वाली फीकी हंसी मुझे नजर आती है मम्मा। 4 साल में आपने इतना कुछ देख लिया है और बदले में एक हंसी और सुकून की सांस तक नहीं मिली आपको। ऐसे कौन करता है भला? 4 साल का मरसा नहीं होता। वो मेरी आंखों में देखकर सिसकी थी। मेरी बेटी तकलीफ महसूस कर रही थी। मैंने कमरे की फिजा को आंसुओं से तर होता महसूस किया था। प्रोफेसर राशिद बहुत अच्छे हैं मम्मा, एक आइडियल शख्सियत। शायद वो ये भी ना हो, मगर इनको कबूल करने के लिए सिर्फ एक बात काफ़ी है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत तो किसी भी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए सबसे बड़ी वजह होती है। वो इसरार कर रही थी और मैंने दिल में झांका था। वहाँ सुनसान जगहों जैसा सन्नाटा था, वो खामोशी। आलू, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा से मोहब्बत की है, मैं कैसे किसी और से? मेरा आंसू हथेली की पुश्त पर गिरा था। इसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया था। वक्त, हालात, तरजीहात सब बदल चुका था। सब बदल गया है आलो। मेरी आवाज़ खोखली थी। पापा नहीं रहे, बेशक इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, मगर जिंदगी जिंदा लोगों के साथ ही गुजरती है। माना कि आपको पापा से मोहब्बत थी, बेतहाशा थी, मगर मोहब्बत का भी मेज़न होता है जो किसी पर सिर्फ एक बार और किसी पर 2-3 बार आता है। ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है, ये तो दिल की बात है। बात चाहे मजाक उड़ाने वाली भी होती, मगर फिर भी बात तो दिल की थी ना। और दिल की अहमियत से इनकार किसे है? किसी को नहीं। दिल की बात पर ही वो मुझे याद आता था। वो एक भीगी दोपहर थी जब स्टाफ रूम में मार्किंग करते वक्त अपने पेन को छिड़का था। नीली रोशनाई ने इसकी सफ़ेद शर्ट को दागदार कर दिया था। मुझे लगा वो मुझे 4-5 सुना देगा, मगर सिर्फ 2 लफ्ज़ बोला था, सिर्फ 2 लफ्ज़, इट्स ओके। और ये 2 लफ्ज़ इस दिन मुझे हसार में ले गए थे। इसका नाम राशिद था, और इस जैसे इंसान को देखते ही जहन में पहला लफ्ज़ शानदार उभरता था। शाइस्तगी बड़ा लहजा, खूबसूरत जुमले, और इसकी आंखें जाने क्यों मुझे बोलती हुई महसूस हुई थी। वो नया नया कॉलेज में आया था। आने वाले दिनों में मैंने इसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाया था। पहले उलझन हुई और फिर ने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, मगर वो चिपकू था। हर बार चाहे मैं कितनी ही घूरती नज़रों से देखूं, मगर वो मुझसे मुखातिब होना अपना फर्ज समझता था। आप मुझसे नाराज़ हैं? दिल चाहता है फाइलों को ढेर इसके सार पर दे मारूं। आप और मुझ में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। वो चाय की प्याली को फ्रिज में बड़ी खूबसूरत छोर के साथ पटक देता था। ताल्लुक बनाने में कबाहत तो नहीं, काश आंखों से कोई कत्ल हो सकता है, मगर मेरी ये हसरत ही रहती थी। क्या मतलब है आपका? वो मेरे गुस्से से घबराया। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? हम दोस्त ही नहीं बन सकते। मैं फाइल उठाती स्टाफ रूम से बाहर आ जाती थी और वो कभी मेरे पीछे नहीं आया था। शराफत तो इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की बचने की, मगर हम दोस्त बन गए। अच्छे दोस्त या बुरे, इल्म नहीं, मगर हम दोस्त हो गए। फिर मैंने गर्म दोपहर में साड़ का रख देने वाला जवाब इसके सामने रखा था। मैं बेवा हूँ और मेरी एक बेटी भी है। वो बस मुझे देखता रहा था, फिर हंसकर अपने पसंदीदा 2 लफ्ज़ बोलना नहीं भूला था, इट्स ओके। उसे हैरान करना आता था, या फिर शायद ये कहना मुनासिब होगा कि उसे सिर्फ मुझे हैरान करना आता था। कितना अजीब था, और जो काम हमेशा से वो करता आ रहा था, आज वो मेरे घर वालों ने कर दिया। राशिद के प्रपोज करने ने इतना कुछ बदल दिया। 4 साल तक जो पर्दा पड़ा था, वो आज अजब रंग से हटा था। अगर मैं दरवाज़ा ना थाम चुकी होती तो वहीं गिर जाती। वो सब गुमसुम बैठे थे कि जाने मैं क्या कुछ सुन चुकी थी। मैंने दुख से फटने दिल के साथ सोचा था कि शुक्र है मैंने और कुछ नहीं सुना था, वरना मेरा तो वहीं मर जाने को दिल करता था। फारूक हमेशा से कहता था, फारिया इतनी हसासियत अच्छी नहीं होती। हसास लोग बड़े बुज़दिल होते हैं, किसी हंजर तलवार से नहीं मरते, हत्ता के फायर से भी नहीं। वो बस कुछ लफ्ज़ों कुछ लहजों से ही मर जाते हैं। मैंने इन सब की तरफ देखा था, वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। मैंने आलिया का हाथ थामा और वो मुस्कुराई थी। मैंने आप बोलते हुए इनकी तरफ नहीं देखना था। मैंने फारूक से वादा किया था, आप सबका ख्याल रखना,
اس کا فرض ہے چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں۔ فاریہ نہیں تھکے گی، مجھ جیسوں کو تو تھکن ہوتی بھی نہیں، میں انسان نہیں ہوں نا، ایک مشین ہوں جو بس کام کرنا جانتی ہے، جس کے دل کی جگہ انجن فٹ ہوتا ہے۔ ان 4 سالوں میں نے صفیہ تائی کی دوائی کا ناغہ نہیں ہونے دیا، راتوں کو اٹھ کر ان کو دیکھا۔ جنید بہت لاپرواہ تھا، میں نے اسے کسی بری کمپنی میں نہ پڑ جانے کی وجہ سے ہمیشہ اس پر توجہ دی، اسد کی اسٹڈیز کا خیال رکھا۔ مونا آج کی لڑکی ہے نا، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا، آپ سب کے لیے وہ سب کچھ کیا جو فاروق بھی ہوتے تو اسی طرح کرتے۔ اگر اس سب میں کچھ نظر انداز ہو تو وہ بھی میں اور میری بیٹی۔ آج ایک شخص نے پرپوز کیا تو آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کر دیا، ساری محنت ساری کچھ مٹی میں رل گئی، آپ سب کی خوشیاں خواب خواہش پوری کرتے کرتے میں نے اپنے آپ کو مار دیا، اور آپ سب نے میرے لیے کیا کیا؟ 4 سالوں کے بدلے ملے بھی تو 4 لفظ، میں تو تیاگ دیوی بن گئی، سب قربان کرتی گئی، جان دینے کی نوبت آتی تو 1 سیکنڈ نہ سوچتی، اسی وقت دے دیتی۔ انسان نہیں ہوں نا، میں نے اپنی سسکیاں بمشکل روکی تھیں، میں تو بہت بے وقوف ہوں، قربانیاں اور تیاگ تو وہاں دیے جاتے ہیں جہاں بدلے میں کچھ تو ملے، اور یہاں تو راکھ ہی ملی، کھا لوں یا سر میں ڈالوں۔ میری آلو کہتی ہے مما زندگی بہت تھوڑی ہے، اسے اور کم مت کریں۔ واقعی ہر بار آپ کو زندگی جینا یہ کتابیں اور بڑے بوڑھے نہیں سکھاتے، یہ آپ کو آپ کے بچے سکھاتے ہیں، اور میں اپنی بیٹی کی بات نہیں ٹال سکتی۔ میں نے عالیہ کا ہاتھ تھاما اور قدم آگے بڑھائے تھے، مگر جاتے جاتے پلٹ کر ان سب کو ضرور دیکھا تھا اور مسکرا دی تھی۔ آپ سب نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا، خیر اٹس اوکے۔ اور مونا کا پہلی بار دل چاہا تھا کہ وہ خاموشی کبھی بھی نہ ٹوٹے جو فاریہ کے جانے کی بات ہوئی تھی۔ موبائل بج رہا تھا، راشد کالنگ، میں نے دل میں جھانکا تھا، وہاں اب سناٹا نہیں تھا، شور تھا، دھڑکنوں کا شور۔ میں نے موبائل کان سے لگا لیا تھا، دھند اب غائب ہو گئی تھی، روشنیاں واضح ہو گئی تھی۔ میں نے سچ کہا تھا راشد، دوستی کی پرسنٹیج چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے 99% بھی، اگر اس میں 1% محبت کا شامل ہو جائے نا تو وہ دوستی کے فیصد نکل جاتا ہے، وہ محبت ہو جاتا ہے۔ پروفیسر راشد کو اس بار میں نے حیران کرنے کی ٹھانی تھی، اور وہ اچھل ہی پڑا تھا۔ یعنی کہ تم؟ میں ہنستی تھی، ہاں میں زندگی گزار چکی ہوں، 4 سال، اب زندگی کو جینا چاہتی ہوں۔ مسکرانے والی بات پر بھی کہہ کے لگا رہا تھا۔ عالیہ میرے پاس کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی تھی، میں نے اسے اپنا ساتھ لگا لیا تھا۔ بیٹا، کچھ لوگوں کا ظرف خشک روٹی کی طرح ہوتا ہے، ہلکی ہوا بھی اسے اڑا کر رکھ دیتی ہے، میں کچھ لوگوں کا ظرف ہمیشہ تر روٹی کی طرح رہتا ہے، وزنی اور خوبصورت۔ جو ہوا سب بھول جائیں گے، کیونکہ آگے زندگی جینی ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اٹس اوکے۔